इस मूवी का स्टार्ट 2157 से होता है और हमें बताया जाता है कि अर्थ ने अब वार्स और स्टारवेशन को बुला दिया था। नेचर अब रिवाइव हो चुकी थी। मेडिसिन की दुनिया ने डेडली डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया था, जबकि ह्यूमैनिटी अब अननोन प्लैनेट्स की खोज में थी और डीप स्पेस में एलियंस लाइफ को ढूंढने के लिए पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और अच्छाई में विश्वास करने वाले स्टूडेंट्स पे भरोसा किया जा रहा था। यहाँ हम एक यंग लड़के मैक्स को देखते हैं जो कि एक और फ्लाइट पे स्पेस में निकल जाता है, लेकिन तभी एक एस्टेरॉइड की वजह से उसका स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उसे एक अननोन प्लैनेट पे लैंडिंग करना पड़ती है। मैक्स जैसे ही बाहर आता है तो उसकी शटल एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि अब वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैक्स इससे भी डिसअपॉइंट नहीं होता और वो उस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वो प्लैनेट हर तरह अर्थ से मिलता जुलता था, इसलिए मैक्स वहाँ हेल्प ढूंढने लगता है कि शायद उसे वहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही मिल जाए। लेकिन तभी उस प्लैनेट का एक लोकल रेजिडेंट उसके सामने आ जाता है। उन लोगों की भाषा को समझने के लिए मैक्स एक ट्रांसलेटर कैप्सूल अपने कान में डालता है, लेकिन वो आदमी जिसका नाम जेफ था वो मैक्स को होस्टेज बना के अपने साथ ले आता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है, जहाँ वो लोग उसे एक हेलमेट पहना देते हैं और वो हेलमेट किसी भी इंसान की यादों और विचारों को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकता था। जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम हम दूसरे रूम में एक आदमी कॉर्पोरल गाइस को देखते हैं, जिसे मैक्स को कैपिटल ले जाने का टास्क दिया जाता है। तभी मैक्स को कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स का एहसास होता है और वहाँ मौजूद सभी लोग गार्ड का एंथम गाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाइस मैक्स को लेकर कैपिटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो लोग एक स्ट्रेंज टावर के करीब से गुजरते हैं और गाइस के हिसाब से वो टावर उन्हें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तभी उस टावर की बेस एक्सप्लोड हो जाती है और वो नीचे रोड पे आ गिरता है, जिसके कारण गाइस गाड़ी में ही ट्रैप हो जाता है। लेकिन फिर मैक्स उसकी हेल्प करता है और उसे बाहर निकालता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रेबल्स ने किया था, जो कि स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी के दुश्मन थे। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और पैदल चलते हुए कैपिटल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड वांडरर को देखते हैं। वो अपने एक सबऑर्डिनेट फैंक को बुलाता है और उसे मैक्स को डिपार्टमेंट तक लेकर आने का टास्क देता है, इसलिए फैंक उसे लेकर डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, जिसे ये रिपोर्ट मिलती है कि फैंक ने एक अजीब से इंसान को पकड़ लिया है, इसलिए वो इस बारे में मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का कहता है। और अब बारी थी टावर्स को एक्टिवेट करने की, जिसके कारण हर कोई अपने अपने तरीके से प्रिपेयर होने लगता है। प्रोसिक्यूटर बाथरूम में जाके अपने दांतों के बीच एक स्पेशल स्टिक घुसा लेता है, लेकिन जैसे ही टावर्स एक्टिवेट होते हैं तो फैंक स्ट्रोक के कारण कोलैप्स हो जाता है और इसी दौरान सोल्जर्स वहां पहुंच के उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मैक्स वहां से भागने में सफल हो जाता है। मैक्स जो कि शहर में से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, वो वहाँ की अनफेमिलियर और मार्वलिंग लाइफ को देख के हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ अननोन प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे और यही लोग असल में इस प्लेनेट के रूलर थे। दूसरी तरफ मैक्स चलता चलता एक कैफे में पहुंच जाता है, जहां वो एक वेट्रेस की हेल्प करता है, क्योंकि ऑनर उसकी इंसल्ट कर रहा था, इसलिए वो लड़की जिसका नाम राडा था वो मैक्स को थैंक्स कहती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में गाइस की बहन थी। मैक्स जब उसे उसके घर ले जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना एक स्ट्रीट गैंग से होता है, जिनके साथ एक जबरदस्त फाइट के बाद वो उन्हें हरा देता है। राडा भी ये देख के काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। कुछ देर बाद गाइस भी घर लौट आता है, इसलिए मैक्स अब उनसे उनके प्लेनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने लगता है कि यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। और जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि राडा और गाइस के दिमाग में प्रोपेगेंडा और झूठी जानकारी का जहर भरा हुआ था। राडा को लगता था कि उनका प्लेनेट खोखला है, जबकि स्काई और स्पेस जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ गाइस उसे अपनी स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जिसे सारक्ष कहा जाता था, यानी कि वही अननोन प्रीस्ट जो कि उनकी होमलैंड की रक्षा करते थे और उन्होंने ही डिफेंस टावर्स की हेल्प से वार्स को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो टावर्स उनके देश को अटैक से बचाते थे। लेकिन किसी को भी उन अननोन फादर्स की रियल आइडेंटिटी का पता नहीं था, क्योंकि वो रूलर्स नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट्स थे और वो वांडरर और प्रोसिक्यूटर के थ्रू स्टेट के अफेयर्स को चलाते थे। मैक्स के कहने पर गाइस उसे गार्ड की जॉब के लिए रिकमेंड करता है, जिसके बाद मैक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग में उसकी स्किल्स को देखकर गाइस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों अक्सर राजनीति के बारे में आर्ग्यू करते रहते थे और एक दिन गाइस ये एडमिट कर लेता है कि पड़ोसी देश सारक्ष से नफरत करते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब वो एक ही स्टेट हुआ करते थे और उन्हें हिस्ट्री ने आपस में जोड़ रखा था। इसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि धीरे धीरे मैक्स और राडा के बीच रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। वो अक्सर सैर पर जाया करते थे। एक दिन मैक्स उसे अपने होम प्लेनेट अर्थ के बारे में बताता है और ये भी कि उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो मर चुका है, जिसका उसे काफी रिग्रेट भी था। जल्द ही मैक्स को कुछ बागियों
को पकड़ने का टास्क मिलता है, जिन्हें वो उनके रेगुलर सीजर से पहचान सकते थे। यहाँ एक रेबल कैप्टन भी अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है। पर तभी उन रेबल्स को पकड़ने का रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि वो भी उनकी तरह के ही इंसान थे। लेकिन मैक्स उसे बताता है कि वो उन्हें मॉन्स्टर्स के सिवा कुछ नहीं समझता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स इंटेरोगेशन अटेंड करता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो रेबल्स टेररिस्ट नहीं थे, जैसा कि अननोन फादर ने उन्हें लेबल किया हुआ था, जबकि वो तो आम से लोग थे जिनके बस कुछ आइडियाज और बिलीफ्स थे। मैक्स उन पे होने वाले टॉर्चर को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसके लिए इस बात पे विश्वास करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि कोई उन रेबल्स को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पे भी कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक वांडरर को मैक्स के बारे में रिपोर्ट करता है, जबकि उधर गार्ड्स का कैप्टन मैक्स और गाइस को बुलाता है और मैक्स को ऑर्डर देता है कि वो उस बागी को एग्जीक्यूट कर दे जिसे उन्होंने अरेस्ट किया था। इसलिए मैक्स और उसकी टीम उस बागी को लेकर एग्जीक्यूशन साइट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्द ही वो कैप्टन के पास वापस आता है और अपना वेपन और यूनिफॉर्म सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसने अरेस्ट किए हुए बागी को जाने दिया था, जिसके कारण कैप्टन मैक्स को शूट कर देता है और वो गाइस को उसके ट्रांसफर की रिपोर्ट लिखने का भी ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ अननोन प्रीस्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अब पड़ोसी देश पे अटैक कर देना चाहिए। वहीं हम वांडरर और प्रोसिक्यूटर को भी देखते हैं। प्रोसिक्यूटर भी यहाँ वार स्टार्ट करने के लिए सबको कन्विंस कर रहा था। ये सुनकर चीफ प्रीस्ट उन्हें अटैक का बहाना ढूंढने का कहता है, जैसा कि टावर पे किया जाने वाला अटैक। इस दौरान हम देखते हैं कि मैक्स की बॉडी को बागियों ने रिकवर कर लिया था। उन बागियों में एक डॉक्टर था, जिसे लगता था कि साइंस के हर रूल के हिसाब से मैक्स को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। यहाँ मैक्स उन्हें बताता है कि अननोन फादर सिर्फ कॉन्स्पिरेटर्स का एक ग्रुप है, जिन्होंने सत्ता पे कब्जा करके सभी पावर सेंटर्स को खत्म कर दिया था, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की अटेंशन पॉवर्टी और करप्शन से डाइवर्ट हो गई थी। और वो टावर स्पेशल रेडिएशन के टावर्स थे, जो कि यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को हिप्नोटाइज कर देते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते थे। और उन लोगों में बागियों की माइनॉरिटी भी शामिल थी, जिन्हें इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ती थी। उन ट्रांसमीटर्स को पूरे देश में दिन में 2 बार एक्टिवेट किया जाता था, जिसके कारण लोग पागल हो जाते थे और यहाँ तक कि बहुत से लोग मारे भी जाते थे। वो बागी अब मैक्स को अपना समझने लगे थे, इसलिए वो उसे एक ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक टावर को डिस्ट्रॉय करना था। गन फायर के दौरान मैक्स एक टावर तक पहुँच जाता है और वहाँ एक बॉम्ब लगा देता है, लेकिन इस दौरान उस टावर के साथ साथ बागियों का ग्रुप भी मारा जाता है। लेकिन मैक्स अभी बच गया था, जो कि छुपने के लिए राडा से हेल्प लेता है, जहाँ वो सब कुछ रिवील करता है जो कुछ उसने टावर्स के बारे में सीखा था। गाइस को पता था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए वो मैक्स को अपने घर वापस जाने का कहता है और साथ ही वो उसे राडा को भी अपने साथ ले जाने का कहता है। लेकिन उसी टाइम गार्ड्स वहाँ पे धावा बोल देते हैं और मैक्स को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसे एक जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे जेफ पहचान लेता है, जो कि खुद भी एक बागी था। मैक्स यहाँ जेफ को टावर के डिस्ट्रॉय होने और रेबल स्क्वाड के मारे जाने का बताता है। दूसरी तरफ वांडरर प्रोसिक्यूटर के पास आके उसे मैक्स को उसके हवाले करने का कहता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर इसके बदले उसे उस एडवांस ट्रांसमीटर की डेवलपमेंट को रोकने का कहता है, जो कि पहले से ज्यादा एक्यूरेट था, क्योंकि उसे खतरा था कि इस तरह उसके सीक्रेट का सबको पता चल जाएगा, क्योंकि रेडिएशन के कारण उसका रिएक्शन भी बागियों जैसा था, यानी कि वो खुद भी एक बागी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और उसके साथी, जो कि डेथ सेंटेंस को फेस कर रहे थे, उन्हें साउदर्न बॉर्डर पे वार से बच जाने वाले वार रोबोट से क्लियर करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान प्रोसिक्यूटर को ये बात पता चल जाती है कि मैक्स पे ट्रांसमीटर का कोई असर नहीं होता, यानी कि ट्रांसमीटर के खिलाफ उसका इम्यूनिटी लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण प्रोसिक्यूटर वांडरर के साथ अपने एग्रीमेंट तोड़ने का फैसला कर लेता है और मैक्स को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मैक्स बागियों को एक आइडिया के बारे में बताता है कि उन्हें टावर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उस जगह पे अटैक करना चाहिए जहाँ से सिग्नल निकलता है। लेकिन जेफ उसे एक्सप्लेन करता है कि टावर्स इसलिए नहीं है कि वो बागियों को आइडेंटिफाई कर सके, और वो दिन में सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि हर टाइम एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उनमें से निकलने वाली रेडिएशंस लोगों से क्रिटिकल सोचने की एबिलिटी छीन लेती हैं और वो उन्हें हर उस बात को मानने के लिए मजबूर करती हैं जो कि रेडियो, टीचर्स, प्रीचर्स और न्यूज़पेपर उन्हें बताते हैं, जिससे लोगों को किसी भी बात पर यकीन दिलाया जा सकता है और सिर्फ बागी ही इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो रेडिएशंस उन्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकती थी और वो उन्हें सिर्फ हॉरिबल पेन ही दे सकती थी। जेफ यहाँ उसे ये भी बताता है कि साउथ में कुछ म्यूटेंट्स भी हैं और वो भी रेडिएशन से इफेक्टेड नहीं है, हालांकि उनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। तभी उन्हें अचानक से इंजन के चलने की आवाज सुनाई देती है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो एक खुद से चलने वाला टैंक था, जो कि उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैक्स किसी तरह उस टैंक तक पहुंच के उसके अंदर चला जाता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को डिसेबल कर देता है, जिसके बाद मैक्स अपने दोस्तों को बताता है कि वो एलाइज ढूंढने के लिए साउथ की तरफ जा रहा है, ताकि वो उनसे मिलकर टावर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। वो उसी टैंक पर बैठ के वहाँ से निकल पड़ता है और जब वो बॉर्डर पे पहुँचता
होता है तो मिलिट्री उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मैक्स उन्हीं में गायस को पहचान लेता है। वो उसे होस्टेज बना के बैरियर्स को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। रास्ते में मैक्स गायस को इस प्लेनेट की सही सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसके लिए वो उसे टॉवर्स के पास ले जाता है। और जब वो टॉवर्स की रेंज से दूर आते हैं और उन्हें रेडिएशन फील नहीं होती, तो इसकी वजह से अब गायस को मैक्स की बातों पे यकीन हो गया था, जिसकी वजह से वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि इतने टाइम से वो गवर्नमेंट का पपेट बना हुआ था। लेकिन फिर मैक्स उसे काम डाउन करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी तरह के यहाँ पे 40 मिलियन लोग हैं और उन्हीं के लिए ही उसने ये रेबेलियन स्टार्ट किया है। वो जब एक जगह रुकते हैं तो साउथ के रहने वाले, जिन्हें म्यूटेंट्स कहा जाता था, वो वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो पीसफुली बिहेव कर रहे थे। वो लोग उन्हें फूड भी ऑफर करते हैं, इसलिए वो उनके साथ उस जगह के रूलर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वो वहाँ रहने वालों की गरीबी और बुरी कंडीशन को भी देख पा रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि लास्ट वार के बाद से यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है और ये कहीं और भी नहीं जा सकते थे। मैक्स यहाँ उनके लीडर डूक को ये सजेस्ट करता है कि उन्हें अननोन फादर्स के खिलाफ रिबेलियन शुरू करनी चाहिए, लेकिन उन म्यूटेंट्स की फिजिकल और मॉरल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो किसी किस्म का कोई अनरेस्ट पैदा कर सके। तभी कुछ म्यूटेंट्स ये प्रपोज करते हैं कि उन्हें आइलैंड एम्पायर से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ इफेक्टेड जगहों से गुजरना था। इसलिए डूक उन्हें अपना एक पुराना प्लेन देता है। फ्लाइट के दौरान उस प्लेन में रेडिएशन भी पहुंच पा रही थी, जिनसे इफेक्टेड होकर गायस मैक्स को प्लेन चलाने से रोकने लगता है। इसलिए मैक्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो टॉवर से टकरा जाता है। तभी गायस अचानक से अपनी पागलपन वाली हालत से बाहर आ जाता है और उसे ये भी याद नहीं था कि उसने क्या किया था। लेकिन तभी उनके प्लेन पे एंटी एयरक्राफ्ट गन से अटैक हो जाता है, जिससे उनका प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। लेकिन मैक्स और गायस किसी तरह बच के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सबमरीन मिलती है। इसलिए मैक्स उसके अंदर चला जाता है। उसी टाइम पे प्रोसिक्यूटर राडा को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है, जिसे उसके लोग सड़क से उठा लेते हैं। यहाँ प्रोसिक्यूटर खुद को मैक्स का दोस्त बताता है और उसे मैक्स को वहाँ से भगाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, लेकिन राडा उसकी बात पे भरोसा नहीं करती और मैक्स को ढूंढने में प्रोसिक्यूटर की हेल्प करने से मना कर देती है, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ गायस भी सबमरीन में पहुंच जाता है, जहां उन्हें कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ्स मिलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स वो प्रिजनर्स पे परफॉर्म करते थे। वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंच के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखने लगते हैं, जिनमें गायस के देशवासियों की मैक्स एग्जीक्यूशन हो रही थी और ये सब कुछ आइलैंड एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे थे, जिनसे वो हेल्प लेने के लिए यहाँ आए थे। ये सब कुछ देखकर गायस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि ये मॉन्स्टर्स उसके देश पे किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं, जिससे ये बात तो साफ जाहिर थी कि आइलैंड एम्पायर के साथ अलायंस करने की ऑप्शन उनके पास नहीं थी। अब वो दोनों किनारे पर लौट आते हैं, जहाँ उनका सामना कोस्टल पेट्रोल से होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन दो पड़ोसी देशों में वार स्टार्ट हो चुकी है और बाकी प्रिजनर्स की तरह उन्हें भी फ्रंट लाइन पे फाइट के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ वांडरर, जो कि मैक्स को अपने डिपार्टमेंट में बुलाने के लिए चारा डालना चाहता था, वो राडा के एस्केप को इंजीनियर करता है। वांडरर यहाँ इस बात पर अफसोस जताता है कि वार ने उसके सारे प्लान्स को खराब कर दिया है, इसलिए वो फैंग को टास्क देता है कि वो कहीं से भी मैक्स को ढूंढकर उसके पास ले आए। दूसरी तरफ मैक्स और गायस को वार के लिए फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है, जहाँ वो जेफ से भी मिलते हैं। तभी हम उनके कमांडर को भी देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि गार्ड्स का कैप्टन था, और वो अर्थलिंग मैक्स को फैंग के हवाले करने से साफ इनकार कर देता है और उन लोगों को पुराने टैंक्स पे बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ फैंग आखिरकार मैक्स को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मैक्स अपने दोस्तों को छोड़ के उसके साथ जाने से मना कर देता है और जब वो गायस को शूट करने लगता है तो मैक्स उसे मार के बेहोश कर देता है। इसी दौरान वार भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैक्स अपने टैंक को बैटलफील्ड की दूसरी साइड पे ले जाने लगता है। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि गायस अब ब्लाइंडली मैक्स को ओबे करने लगा था। रेडिएशन के इन्फ्लुएंस की वजह से उनके एक साथी की हालत खराब हो जाती है, जिसे वो बाहर निकालने लगते हैं और ऐसा करते हुए कमांडर उन्हें देख लेता है। इसलिए वो जब मैक्स के बीट्रेल के कारण उसे शूट करने लगता है तो गायस उसकी जगह अपनी बॉडी को शील्ड के तौर पे पेश कर देता है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आता है और वो कमांडर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गायस, जो कि मरने ही वाला था, वो पीछे से कमांडर पे अटैक करके उसे मार डालता है और इसी के साथ ही गायस की भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्स काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी दौरान फैंग को भी होश आ चुका था। मैक्स जब उसके मुंह से राडा का नाम सुनता है तो वो वांडर के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वार के खत्म होने के बाद मैक्स गायस को दफनाते हुए फैंग के प्रपोजल को सुन रहा था, जो कि मैक्स को बताता है कि उसे इंस्टीट्यूट के प्रीमिसेस में ही अपार्टमेंट दिया जाएगा, साथ ही उसे गाड़ी भी मिलेगी और उसे कहीं भी जाने की आजादी होगी। लेकिन वो राडा को सिर्फ उसी सूरत में ही मिल पाएगा जब वो स्टेट के साथ अपनी लॉयलिटी को प्रूव करेगा। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर को भी वांडर के डिपार्टमेंट में मैक्स की मौजूदगी का पता चल चुका था, इसलिए वो इंस्पेक्शन के बहाने वहाँ पहुँच जाता है और मैक्स को पकड़ लेता है। प्रोसिक्यूटर अब उसे अननोन फादर्स का रूल खत्म करने का प्रपोजल देता है और इस
इसके लिए वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी देता है जहाँ से टॉवर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था और उस जगह पहुँच के मैक्स को स्पेशल रेडिएशंस को एक्टिवेट करना था जिससे डिप्रेशन की वेव्स पैदा होती थी और इस तरह वो पूरे देश के लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, जिनमें मिलिट्री भी शामिल थी। और इसके बाद मैक्स को अननोन फादर को एलिमिनेट करना था, जिसके बाद वो स्टेट का रूलर बन जाएगा और राडा को आजाद करवा लेगा जिसे वांडर ने छुपा रखा था। और इसके बाद प्रोसिक्यूटर उसका एडवाइजर बन जाएगा। ये सुनकर मैक्स जेफ को लेकर इस मिशन पे निकल पड़ता है और कैपिटल में पहुंच के वो अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो वापस ना आए तो उन्हें ट्रंक में मौजूद बॉम्ब को ब्लास्ट करना होगा। इसके बाद मैक्स इजीली अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एलिवेटर तक पहुंचने से पहले उसे गार्ड रोक लेता है, पर मैक्स उनसे फाइट करता हुआ अंदर आ जाता है। वो गार्ड्स भी संभलने के बाद उसका पीछा करने लगते हैं, जबकि मैक्स कंट्रोल सेंटर में पहुंच के डिप्रेशन मोड ऑन कर देता है जो कि पूरे देश में फैल जाता है। वांडर जब अपने लोगों को नीचे गिरा हुआ देखता है तो वो फौरन से कंट्रोल सेंटर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ मैक्स वापस आके बॉम्ब रिट्रीव करता है और उसे बिल्डिंग के अंदर रख के एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो उस जगह से निकल जाता है। इसी दौरान वांडर भी वहाँ पहुँच गया था, इसलिए वो मैक्स को देखता है तो उसका पीछा करने का डिसाइड करता है और किसी तरह उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो मेन ट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ही सभी लोग अपनी सेंसेस में वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स राडा को ढूंढने के लिए भागता है जो कि उसे एक क्रियो चैम्बर में मिल जाती है। वो उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी वांडर उसका रास्ता रोक लेता है और यहाँ ये बात रिवील होती है कि वांडर भी 20 साल पहले अर्थ से यहाँ आया था ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी कंपनी को सिक्योरिटी के हवाले से असिस्ट कर सके। इसी दौरान स्ट्रीट्स में हर तरफ हलचल मच जाती है क्योंकि पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी थी जिसमें बहुत से लोग मरने वाले थे। यहाँ वांडर गुस्से में उस पुलिस स्टूडेंट को मारने लगता है जिसने उसकी इतने सालों की मेहनत का फल बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक्स के बारे में भूल गया था और स्टेट को फूड शॉर्टेज और पड़ोसी देशों की तरफ से इन्वेजन का भी सामना था। मैक्स भी यहाँ उससे फाइट बैक करता है और उस पर टॉवर्स की कंस्ट्रक्शन की परमिशन देने और लोकल पॉपुलेशन को गुलाम बनाने का आरोप लगाता है, लेकिन वांडर उसे हिस्ट्री का कानून याद दिलाता है जहाँ पहले भी सभी इंसान वार्स और गुलामी के एक्सपीरियंस से गुजरे थे और ये प्लेनेट उनसे अलग नहीं था। ये सुनकर मैक्स ये डिक्लेयर करता है कि ये अब उसका घर है और वो यहाँ रहकर भूख, वार्स और इन्फ्लेशन से फाइट करेगा और किसी को भी यहाँ टॉवर्स बिल्ड करने नहीं देगा ताकि कोई भी इस सोसाइटी को स्लेव न बना सके। ये सुनकर वांडर को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैक्स उसे एक जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जेफ और उसके साथियों ने हर तरफ कंट्रोल संभाल लिया था, जबकि इधर राडा मैक्स के पास आती है जिसे वो गले लगा लेता है। उन्हें देख के वांडर मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।